पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान भूगोल पढ़ रहे हैं, वो भी राजस्थान के आल एग्जाम के लिए है। वो चाहे सीईटी हो, बीएसटीसी हो, चाहे फिर वो पशु परिचय हो, जिस भी एग्जाम में राजस्थान ज्योग्राफी पूछा जाता है उसके लिए ये ज्योग्राफी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हमने ज्योग्राफी के अंदर जो इसका बेसिक परिचय है वो पढ़ लिया था, स्थिति विस्तार पढ़ लिया था। आज की क्लास में क्या देखने वाले हैं, तो आज की क्लास में राजस्थान के भूगोल के अंदर हम इनकी आकृतियों के आधार पर बालू का स्तूप पढ़ रहे थे और आकृतियों के अनुसार बालू का स्तूप के अंदर हमने ब्रखान बालू का स्तूप पढ़ लिया था। उसके नेक्स्ट आज हमने कहा था कि आपको आज के दिन अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है उनके बारे में बताया जाएगा। तो दोनों को एक ही स्लाइड पे करेंगे जिससे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के अंदर हमें अंतर समझने आ जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, ये क्या होते हैं सबसे पहले तो ये बात देखेंगे। तो देखिए, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का मतलब क्या है। अनुप्रस्थ यानी ये ऐसे बन रहा है, प्रस्थ यानी ये कैसा कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अनुप्रस्थ के अंदर ये ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, प्राय यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। प्रस्थ यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कैसे बनाता है, तो देखिए, जब हमारी यहाँ पर क्या होती है कि जैसे ये कोई यहाँ पर जो है वो बालू का स्तूप पड़ा है, यहाँ से जो बालू का स्तूप है उसकी यहाँ पर क्या होती है, तेज हवा चलती है। क्या होती है, तेज हवा यहाँ से चलती है और यहाँ पर मानो हमारी अरावली पर्वतमाला है या फिर अदर जो पहाड़ियां है वहां पर जब ये सारी तेज हवाएं यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आते आते ये मंद भी होने लगेगी, इसके साथ ही ये क्या होगी, इस पहाड़ी से टकराएगी। तो जैसे मानो ये हमारी पृथ्वी यहाँ से आई और ये मिट्टी यहाँ पर आके गिरेगी, तो यहाँ पर गिरते गिरते इसका ऐसे क्या हो जाएगा, ये ऐसे बनने की बजाय कैसे होंगे, इस पहाड़ी के सहारे ये मिट्टी आकर इकट्ठी हो जाएंगी। क्योंकि ये पहाड़ियों से टकराकर मिट्टी तो यहाँ पर गिर जाती है लेकिन हवाएं ऊपर उठकर बाहर निकल जाती है। लेकिन मिट्टी यहाँ गिरने से और पहाड़ी के बराबर भागों से गिरने से क्या है कि जैसे पहाड़ी है और इस पर मिट्टी आई तो ऐसे क्या है, सारी मिट्टी उस पहाड़ी के सहारे इकट्ठी हो गई और उस जो पहाड़ी सारे ऊपर तक हुई उसे क्या ही कहा जाता है, उससे ही जैसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी और फिर ये क्या बनेंगे, ये बालू का स्तूप बन जाएंगे। तो यहाँ से तो मिट्टी का क्या हुआ, अपर्दन होता है। क्या होता है, अपर्दन, और यहाँ पर निक्षेप हो जाता है और उसके बाद ये जो बालू का स्तूप बनते हैं उन बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। इसके अलावा इसका और क्या नाम है, देखिए मैंने कहा कि यहाँ से तेज हवा चलती है, यहाँ पर रुकी, तो ये जो पहाड़ी है यहाँ पर पहाड़ी ने किसका काम किया, यानी अवरोध का काम किया। तो इसे कौन सा बालू का स्तूप कहते हैं, इसे अवरोधी बालू का स्तूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप भी कहते हैं किसको, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो क्यों कहते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर ये पहाड़ी के इस साइड में ये बन जाते हैं और उसके बाद ये पहाड़ी क्या करती है, अवरोध का काम करती है, यानी इसको रोकने का काम करती है। और इसी की वजह से क्या है कि जो धूल भरी आंधियां है, हवाएं हैं, वो धूल भरी हमारी किस साइड हो जाती है, पश्चिमी साइड हो जाती है और पूर्वी तरफ नहीं होती। तो इसी वजह से ये हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है उसे हम क्या कहते हैं, अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। और इनका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो इनका जो निर्माण है वो हवा के समकोण, हवा किस तरफ जाएगी, हवा तो अपनी सीधी चलेगी लेकिन हवाएं कैसे हो जाती, हवा के समकोण होने पर क्या होता है, इनका निर्माण होता है। हवा के समकोण होने पर ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अनुप्रस्थ बालू उसमें कौन से बनते हैं, ये समकोण कोण पर बनते हैं। किसमें बनते हैं, समकोण कोण के अंदर क्या बन जाते हैं, ये हवाओं के द्वारा ये बालू का स्तूप समकोण बने जाते हैं। अब ये क्षेत्र कहाँ पर है, इसका क्षेत्र कहाँ है, तो मैंने यहाँ पर आपको चित्र में ही समझा दिया कि ये मैंने पहले ही अरावली पहाड़ी बना दी। तो ये जो अरावली पहाड़ी है इसका ये कौन सा हिस्सा है, ये कौन सा, ये पूर्वी है, ये कौन सा स्थान है,
यानी क्षेत्र है, तो ये पूर्वी हो गया और इधर कौन सा हो गया, इधर हो गया पश्चिमी। तो ये जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप बनेगी ये लंबी पर्वतमाला है जो हमारे राजस्थान को दो भागों में बांटती है, और पूर्व और पश्चिम के अंदर यहाँ पर धूल भरी आंधी चलती है, यहाँ पर नहीं चलती। इसका कारण ये है कि अरावली पर जो यहाँ पर हमको धूल भरी आंधियां चलती है, हवाई धूल के साथ चलती है, मिट्टी उड़ती है, वो इस अरावली पर्वतमाला से टकरा कर यहीं रह जाती है और हवाएं ऊपर उठ जाती है। तो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहाँ पर बनते हैं, अरावली के पश्चिम किनारे के अंदर। कहाँ पर बनते हैं, अरावली के पश्चिम किनारे के साथ साथ यहाँ पर, यानी ये तो हमने खींचा, बल्कि पूरी अरावली जहाँ पर भी चलेगी वहां पर पहाड़ों के सारे क्या होगा, मिट्टी का जमाव हो जाएगा। तो ये इसका क्षेत्र कहाँ होगा, अरावली के पश्चिम किनारों के साथ, यानी अरावली के जो पश्चिम किनारे हैं उनके साथ क्या है ये क्षेत्र बनते हैं। उसी के बराबरी खोले में जाकर क्या होता, उसी का वो तो अवरोध करती है, तो उसी अवरोध के कारण क्या है ये बालुका स्तूप बन जाते हैं। अब इसके मुख्यतः क्षेत्र कहाँ है, क्योंकि ये तो इन पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत बनेंगे, लेकिन एग्जाम में जो स्थान पूछा जाता है वो कौन सा स्थान है, तो इसके अंदर जो स्थान है वो स्थान हमारा आ जाएगा बूढ़ा पुष्कर। बूढ़ा पुष्कर कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। और एक है सुंदा माता। सुंदा माता कहाँ पर स्थित है, इसका मंदिर कहाँ है, जालोर में। तो यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक होते हैं स्थान बताए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है। यहाँ पर कौन सा होगा, सुंदा माता, जालोर, और बूढ़ा पुष्कर कहाँ पर है, अजमेर पर। इन दो महत्वपूर्ण स्थान हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब ये हो गई। अब अनुप्रस्थ की तो बात हो गई, लेकिन अनुधैर्य की तो बात नहीं की। अनुधैर्य बालुका स्तूप। अनुधैर्य का आप अनुधैर्य के अंदर शब्द पकड़िए, क्या है, अनुधैर्य। धैर्य यानी समांतर, क्या होगा, धैर्य यानी समांतर। हमें धैर्य में क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। धैर्य का अर्थ जान लिया, अनुधैर्य यानी समांतर, अनुप्रस्थ यानी समकोण यानी 90 डिग्री के कोण। तो ये कैसे बनते हैं, ये क्या बनते हैं, समांतर बनते हैं। कैसे, जैसे कि ये यहाँ पर हमारा जो बालुका स्तूप है ये बना। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये हवाएं तेज चली और तेज आकर यहाँ तेज हवा चली, और यहाँ आकर क्या हो गई, मंद हो गई। तो यहाँ से जो भूमि का अपर्दन होता है वो अपर्दन यहाँ पर आकर भी ऐसे की ऐसे बन जाता है। जो मिट्टी यहाँ पे पड़ी थी वो यहाँ आकर गिर जाती है, तो यहाँ पर निक्षेप हो जाता है इस मिट्टी का। तो इसका मतलब यहाँ से तेज हवा चली, इसके साथ तो आ गई, यहाँ पर मंद पड़ी, ये यहाँ पर क्या गई, यहाँ पर रुक गई। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये रुक गई। क्यों रुक गई, कि यहाँ पर हवाएं मंद हो गई, हवाएं धीरे चलने लगे। तो हवाएं जब धीरे चलती है तब उसके साथ धूल के कण उड़ नहीं पाते, धूल नहीं उड़ पाती, और जब तेज हवा चलती है तब उसके साथ क्या है, मिट्टी भी अपने साथ उड़ा लेती है। तो इस वजह से क्या है कि तेज हवा चली, उसके बाद ये मंद हो गई, तो इसके अपर्दन और निष्पेक्ष के कारण क्या होता है, अनुधैर्य बालुका स्तूप। यानी कि ये कैसा हुआ, ये बालुका स्तूप कैसा बना, समांतर। कैसा बना, समांतर बालुका स्तूप बना। तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको और बोल सकते हैं भाई समांतर है। इसका मतलब क्या है भाई, ये तो रेखीय बालुका स्तूप भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही रेखा में है। रेखीय बालुका स्तूप हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से चली और यहाँ, यानी कि ये रेखीय एक रेखा के अंदर है। यहाँ पर न कोई रुकावट है, न कोई अवरोध है, न कोई यहाँ पर ऊंचा नीचा है, न कोई समकोण का कोण बन रहा है। तो ये क्या है, एक रेखीय। और इसे क्या कह सकते हैं, तो और इसे कहते हैं सीप बालुका स्तूप। क्या कहते हैं, सीप बालुका स्तूप। और एक कहते हैं पवनावर्ती बालुका स्तूप। ये पवनावर्ती बालुका स्तूप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पवन के वृत्ति चली, यानी पवनों के समांतर चलती है, हवाओं के समांतर, हवाओं के रुक जाने पर रुक जाती है। ये हमारे सोन महोदय थे, उन्होंने क्या किया, इनके 3 प्रकार बताए थे। उन्होंने, ये नहीं पूछा जाता है कि सोन महोदय ने कौन से 3 प्रकार दिए थे, लेकिन उन्होंने इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से। उनका हम ये ध्यान सकते हैं कि ये अनुधैर्य बालुका स्तूप की, और हम क्या क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमें कितने प्रकार
प्रकार में बांटा ये एग्जाम में नहीं आएगा, बल्कि ये एग्जाम में आएगा कि इनको क्या क्या और बोला जाता है। ये अब आता है कि जो रेखीय बालों का स्तूप है, शीत बालों का स्तूप है, पनावर्ती जो बालों का स्तूप है, अनुदैर्ध्य जो बालों का स्तूप है, वो है बनते कहाँ पर है। तो हमने बोला कि ये हवा के समांतर बनते हैं, यहाँ पर अवरोध की बात नहीं की। इसका मतलब यहाँ पर जो मरुस्थल होगा वो गहन मरुस्थल होगा, घने बालू रेत वाले क्षेत्र होगा, वहां पर बहुत अधिक बालू का स्तूप होंगे, वहां पर ये आपकी वनस्पतिहीन क्षेत्र होगा। तो ऐसे कहाँ पर है, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं वो है हमारे महान मरुस्थल में। तो इसका जो विस्तार है वो विस्तार कहाँ पर होगा, इसका विस्तार जो होता है वो होता है महान मरुस्थल में। कहाँ पर होगा इसका विस्तार, इसका विस्तार होगा महान मरुस्थल के अंदर, क्योंकि वहां पर भी गहन मात्रा में मिट्टी पाई जाती है, बालू के रेत के ढेर पाए जाते हैं। वहां पर क्या है कि वनस्पति कम है। ये चीजें हो जाती है यहाँ पर। ये हमने अनुदैर्ध्य बालों का स्तूप और अनुप्रस्थ बालों का स्तूप दोनों कवर कर लिए हैं, और आई होप आपको दोनों समझ में भी आए होंगे। और ऐसे ही एग्जाम तक हर टॉपिक के अंदर आपको हर एग्जाम के ये क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ताकि इनको आप आसानी से कर सको। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, ताकि जिन स्टूडेंटों को इसकी आवश्यकता हो वहां तक क्या हो कि ये पहुंच सके। इसके साथ ही यदि आप अभी भी ये सोच में हो कि एग्जाम नहीं आ रही, एग्जाम की तैयारी नहीं करें, ऐसे नहीं करें, रीट में बदलाव आ चुका है, आने वाले एग्जाम में बदलाव आ चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या बदलाव होगा, देखो राजस्थान जी के हमें सभी में पूछा जाता है, और यदि आप बीए प्लस की तैयारी कर रहे हैं, 12th प्लस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर आना स्वाभाविक है। तो वो चीजें भी आएंगी। इसमें चेंज क्या करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करने वाले, बस इन अफवाहों इन गफलाओं के अंदर मत पड़िएगा और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। यदि आपने सोच लिया, ठान लिया कि हमें गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है, तो उसके आगे क्या सिलेबस और क्या चीजें मायने रखेगी, कितनी अफवाहें मायने रखेगी, ये आप पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। आप इन अफवाहों के अंदर ध्यान मत दीजिएगा, ये आपके ध्यान देने का मैटर नहीं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हमें तो सिर्फ पढ़ना है और नौकरी प्राप्त करना है, क्योंकि ये गफले तो पहले भी होते थे, आपको पता है कि गफले होते थे, उसके बावजूद भी आपने ये पढ़ाई का रास्ता अपनाया। तो यदि आपने ये मार्ग चुना है तो मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन आप इसमें अपने पैर पीछे मत खिसकाओ, मत हारो, मत पीछे हो कि हम अब नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल कर सकते हो। धैर्य और कंटिन्यूटी ही सबसे बड़ी चीज है। 3 चीजें अपने अपनानी चाहिए, धैर्य, रेगुलर पढ़ना चाहिए, कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना चाहिए कि हमने आज पढ़ा 2 दिन नहीं पढ़ा। तो ऐसी चीजें हमें जरूर करनी चाहिए। आई होप आप ऐसी चीजें करेंगे। कंटिन्यू नोट्स बनाइए, कब पढ़िएगा। सबसे पहले होते हैं हमें बेसिक क्लियर करने की, क्योंकि आप क्या करते हो, एक टीचर के पढ़ते हो, फिर उससे थोड़ा मैटर तो हर क्लासों के अंदर कम बत्ती होता रहता है, लेकिन आप करते हो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज रखनी है कि वो हमें आया समझ में क्या, उसके बाद ही बुक्स उठानी है। क्योंकि यदि आपके एक बार शॉर्ट नोट्स या फिर जो नोट्स आपको बताए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक वहां से उठाए जाते हैं, उसकी पूरा आपको नहीं बताया जाता, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में आने वाले वो नोट्स उसमें आ जाते हैं, वो पढ़ते हो, फिर भी आपको लगता है कि इसके अंदर मैं और प्योरिटी लाने चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इसमें और अच्छा कवर हो पाए, तो उसके बाद यदि आप बुक पढ़ते हो तो आपके लिए बेनिफिट रहता है। यदि आप फर्स्ट में ही बुक चालू कर देते हो और आपको पता ही नहीं कि ये चीजें क्या होती है, क्योंकि चीजें टीचर कभी आपको याद नहीं करवा सकता, आपके अंदर नहीं दिमाग में घुसा सकता, नहीं उसके पास कोई चिप है कि वो आपके अंदर डाल सकता है, बल्कि वो आपको एक इजी वे बता सकता है, आपको तैयारी के लिए मार्ग दिखा सकता है, आपको गाइड कर सकता है। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, इसलिए देर ना करें। जो भी आपने अभी तक टाइम गया है वो टाइम गया हुआ अभी वापस नहीं आने वाला। अभी लग जाओ, बाद में एग्जाम भी हो जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएंगे, क्योंकि बाकी पिछले दिनों जैसे हुआ था वैसे आगे भी हो जाएंगे। आई होप ये चीजें आपके समझ में आई होगी। तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।